नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का पेपर नंबर 51 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हिंदी के पूरे ही 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पूर्णतः एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो रीट लेवल 2 के लिए और रीट लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी। जुलाई में आपके रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाली अगर तैयारी करना चाहते हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट की चलाई जा रही हैं उनको जरूर अटेंड करें साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है आपके, रमा ने खाना खाया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर होगा तो रमा ने खाना खाया, खा लिया तो मतलब भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन चारों ही विकल्प यहाँ भूतकाल के हैं। तो अगर वाक्य होता रमा ने खाना खाया था तो वो किस में चला जाता? पूर्ण भूतकाल में। रमा खाना खा रही थी तो वो अपूर्ण भूतकाल में, लेकिन रमा ने खाना खाया ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है साथियों। और अगर हम इसको संदिग्ध भूतकाल में बदले तो वाक्य होता शायद रमा ने खाना खा लिया होगा, तो यहाँ पर यह संदिग्ध में चला जाता। तो लेकिन ऐसा है नहीं। विकल्प 1 आपके प्रश्न 1 में सही है। बता दूं कि 5 जून को आपके रीट का मेगा टेस्ट आयोजित किया जा रहा है साथियों। आपके 5 जून को पूरे 150 प्रश्नों वाला पूर्णतः नवीन पैटर्न पर पूरे नए प्रश्नों के साथ में टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। लेवल 2 एसएसटी के लिए, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 में अन्य सब्जेक्ट का भी टेस्ट रहेगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 जून को चैनल पर उस टेस्ट को अटेंड जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है और घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो देखो, हेतु हेतु मद भूत, भूत मतलब जो समय गुजर चुका है, निकल चुका है। अब यहाँ पर जहाँ कोई कार्य हो सकता था लेकिन नहीं हुआ तो वो कहलाता है हेतु हेतु मद भूत। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो अगर काम बन जाता लेकिन कब? जब तुम आते तो नहीं हुआ, वो समय गुजर चुका है, तो ये हेतु हेतु भूत का उदाहरण है साथियों। दूसरे प्रश्न में भी प्रथम विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय का महत्व समझो। ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है और सर्वनाम पदबंध है। तो भाई यहाँ विशेषता नहीं बताई जा रही है, ना ही क्रिया करवाई जा रही है। यहाँ विद्यार्थियों शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है साथियों, अतः यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण होगा। तो विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। चौथा प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई कारगिल जा सकता है, और चौथा मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 में जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है उस विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। पहला जो प्रश्न है, पहला जो विकल्प है कि जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यहाँ पर जो ये विराम चिन्ह लगा हुआ है सही है। दूसरा विकल्प है अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या कोई कारगिल जा सकता है, तो यहाँ जा शब्द टाइपिंग मिस्टेक है। और मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, तो यहाँ पर साथियों प्रश्न संख्या 2 आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बाद में कौन सा विराम चिन्ह लग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, हमारी बात सुनिए, तो इसमें प्रश्न थोड़ी किया जा रहा है साथियों, अतः प्रश्न संख्या 4 में आपके दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है आपके, जमात में करामात, इसका सही अर्थ क्या है? तो जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और एकता में शक्ति होती है। तो यहाँ पर जमात में करामात ये मुहावरा आपने सुन रखा होगा साथियों। देखो, इसका जो सही अर्थ है याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो जमात में करामात का सही अर्थ एकता में शक्ति से लिया जाता है कि संगठन में ही शक्ति है या एकता में ही शक्ति होती है।
विकल्प 4 आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, श्रव्य सामग्री नहीं है, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, तुरई और मैग्नेटिक बोर्ड। तो इनमें से जो श्रव्य सामग्री नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। देखो, लिंगवा फोन एक श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन भी श्रव्य सामग्री है, तुरई भी श्रव्य सामग्री है, लेकिन मैग्नेटिक बोर्ड श्रव्य सामग्री नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक बोर्ड एक दृश्य सामग्री है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 6 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न आपसे प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है, भाषा है, परिपक्वता का माध्यम है भाषा, अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, जीने का माध्यम है भाषा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं है साथियों। देखो, भाषा क्या है साथियों? अभिव्यक्ति का माध्यम। परिपक्वता या जीने का नहीं, बल्कि भाषा को कहा जाता है अभिव्यक्ति का माध्यम, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 7 में सही है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। साथियों, आपके प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है आपसे, शुद्ध भाषा सीखने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है, वाक्यों का ज्ञान होना जरूरी है, या नियमों का ज्ञान होना जरूरी है? तो प्रश्न संख्या 8 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? अगर आपको शुद्ध भाषा सीखना है साथियों, तो इनमें से किसका ज्ञान होना जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से जो आपको विकल्प अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, उस विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। साथियों, यदि हमें शुद्ध भाषा सीखना है तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के नियम ही ये बताते हैं कि भाषा को किस जगह पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 8 में सही रहेगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 9, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी गई है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या श्रव्य भाषा विधि? तो 2 चीज़ देखना है आप। तो क्या क्या देखना है आपको कि एक तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए विधि और अपूर्ण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो मनोवैज्ञानिक तो है लेकिन अपूर्ण है? साथियों, पाठ्य पुस्तक प्रणाली मनोवैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, ना ही सूत्र प्रणाली मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, बल्कि भाषा संसर्ग प्रणाली एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रणाली होने के बाद भी भाषा संसर्ग प्रणाली को सर्वथा अपूर्ण माना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इनमें से कौन सी बात आती है? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखो, भावनात्मक उद्देश्य की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर अगर हम बात करें विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, तो ये भावनात्मक उद्देश्य नहीं है, बल्कि विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो पहला विकल्प आपका आंसर नहीं है। तीसरा विकल्प भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना भी ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है। रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों में आता है। तो तीसरा, चौथा और पहला, ये 3 जो विकल्प है ये तीनों ही ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि भाषा और साहित्य में रुचि लेना ये शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित होता है साथियों। तो विकल्प 2 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन लाभदायक होता है? सुंदर वाचन, सरल वाचन, एकांत वाचन और सामूहिक वाचन। तो छोटी कक्षाएं हैं तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं
वो बच्चे भी कैसे होते हैं साथियों, छोटे ही होते हैं। भाई छोटी कक्षा है तो छोटे ही बच्चे रहेंगे। अब इस तरह का जो वातावरण वहाँ का है, छोटे बच्चों में एक तरह से बोलने में उनको झिझक होती है। छोटे बच्चे अकेले अकेले बोलना पसंद नहीं करते हैं। अध्यापक का भी एक तरह से थोड़ा डर उनके मन में रहता है साथियों। तो अतः सामूहिक वाचन जो मतलब सभी के सभी के साथ में एक साथ जो वाचन किया जाता है वो वाचन लाभदायक होता है। कौन सी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न 11 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संकल्प का विकल्प, भेद का विभेद, उग्र का सौम्य और चतुर का मूढ़। तो इनमें से जो विलोम युग्म आपको सही नहीं लग रहे हैं साथियों, उसका चयन 12वें प्रश्न में करना है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है, उग्र का सौम्य होता है, चतुर का मूढ़ ही होता है, लेकिन भेद का साथियों विभेद विलोम नहीं होता है साथियों। तो भेद का विभेद जो विलोम दे रखा है यहाँ पर, ये विलोम युग्म सही नहीं है। दूसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। बता दूं, वापिस याद दिला रहा हूँ, 5 जून को आपके मेगा टेस्ट लिया जाएगा साथियों। लेवल 2 का भी और लेवल 1 का भी, दोनों ही लेवल के 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 5 जून के मेगा टेस्ट में। तो बिल्कुल आइएगा इस चैनल पर और 5 जून के मेगा टेस्ट को अटेंड जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट 13वां प्रश्न, किस शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? निवेश, निस्तार, निहित और निलंबित। तो साथियों निलंबित शब्द का निर्माण नी प्लस लंबित से हुआ है। किससे? नी प्लस लंबित से शब्द बना है निलंबित। तो इसमें निलंबित में नी उपसर्ग है। निहित शब्द का निर्माण नी प्लस हित से मिलकर हुआ है, तो इसमें भी नी उपसर्ग है। नी प्लस वेश का निर्माण नी प्लस वेश से क्या शब्द बनता है? निवेश, तो इसमें भी नी उपसर्ग है। लेकिन साथियों निस्तार जो शब्द है इसमें नी नहीं बल्कि निस उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? निस। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, कौन सी संधि सही नहीं हुई है? आयुः प्लस मान आयुष्मान, परि प्लस इच्छा परीक्षा, जगत प्लस गुरु जगत गुरु और राका प्लस ईश राकेश। तो बताओ इनमें से कौन सी संधि सही नहीं हुई है? देखो आयुष्मान का संधि विच्छेद आयु है प्लस मान होता है, जिसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। परि प्लस इच्छा यहाँ पर गलत दे रखा है साथियों, क्योंकि इच्छा में बड़ी की मात्रा आती है और यहाँ पर इच्छा में छोटी लगा रखा है। तो फिर ये क्या हुआ? गलत हो गया। एक तो ये जगत प्लस गुरु जगत गुरु ही होता है और इसमें व्यंजन संधि है। राका प्लस ईश राकेश होता है, इसमें स्वर संधि है और स्वर संधि का भी कौन सा भेद है? गुण संधि है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है इसमें संधि सही नहीं हो रखी है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो प्रश्न 15, दीर्घायु शब्द में प्रयुक्त समास है? क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है। तो देखो दीर्घायु का समास विग्रह करते हैं साथियों। दीर्घ है जिसकी आयु कहलाता है दीर्घायु। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, दीर्घ मतलब लंबी, तो मतलब यहाँ क्रमधारय समास का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है? नैष्टिक, पथ्य, परिधेय और नेपथ्य। तो रंगमंच जो नाटक मंचन किया जाता है साथियों, इसमें पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 16 में आंसर देना है आपको। तो 16वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको नेपथ्य कहा जाता है। विशेष तौर पे याद रखना इसको भी। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 17,
किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में हुई है? हम फिल्म देखने जयपुर गए थे, राम ने रावण को मारा, लखन बाहर खेल रहा है और मोहन ने बाजार जाकर सामान खरीदे होंगे। तो देखो, सामान्य भूतकाल में जिस विकल्प में क्रिया हो रखी है उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 17 में चयन करना है। देखो, हम फिल्म देखने जयपुर गए थे जा चुके हैं, मतलब क्रिया किस में है? भूतकाल में है। लेकिन गए थे तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया साथियों। राम ने रावण को मारा, अब मारा मतलब भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन मारा है, मारा था, अगर ऐसा होता साथियों तो आसन या पूर्ण में चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। बाकी यहाँ 17वें प्रश्न में सेकंड विकल्प ही आपके सही रहेगा। जो थर्ड विकल्प है कि लखन बाहर खेल रहा है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, और क्रिया वर्तमान में जारी है मतलब वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहलाएगा साथियों? वो अपूर्ण वर्तमान काल। और मोहन ने बाजार जाकर सामान खरीदे होंगे, तो यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है, तो ये संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। तो ये संदिग्ध भूतकाल, ये अपूर्ण वर्तमान काल, ये सामान्य भूतकाल और ये पूर्ण भूतकाल। तो विकल्प आपके 3 प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे साथियों। 3 क्या, सॉरी, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 आपके सही है। लखन बाहर खेल रहा है, ये तो अपूर्ण वर्तमान काल का है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, सही बहुवचन युग्म है घंटा का घंटाएं, जाति का जातियाँ, समाचार का समाचार और नीति का नीतियाँ। तो जो सही बहुवचन युग्म आपको लग रहा है प्रश्न नंबर 18 में, उसका चयन कीजिए। जैसे घंटा का घंटाएं नहीं होता है और ना ही समाचार का समाचार होता है साथियों। जाति का जातियां हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रत्यय में ई छोटी होती है, तो छोटी ई की मात्रा लगना चाहिए था, तो ये गलत है। अर्थात चौथा विकल्प आपके सही है। नीति शब्द जो एक वचन है, इसका नीतियाँ शब्द बहुवचन बन जाएगा। फोर्थ विकल्प आपके 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। तो 19वां प्रश्न है, जिस बात का डर था वह नहीं हुई, रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और सभी। तो देखो, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिससे, जब इत्यादि से अगर कोई वाक्य आरंभ होता है तो साथियों वो हमेशा मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? मिश्र वाक्य का। तो जिस बात का डर था वह नहीं हुई, यह एक मिश्र वाक्य है। तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, बहुत कठिन काम करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है। कलम तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, गुलर का फूल होना और दांत खट्टे करना। देखो, बहुत कठिन कार्य करना, इसके लिए जो हम मुहावरा प्रयुक्त करते हैं वो है साथियों आकाश के तारे तोड़ना। क्या है साथियों? आकाश के तारे तोड़ना जो मुहावरा है, इसका ही सही अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। तो सेकंड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 21 है आपके, अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, पुनरावलोकन, चिन्ह और दवाइयाँ। तो देखो, शुद्ध अशुद्ध शब्द आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चिन्ह शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, और हम इसको चिन्ह इस प्रकार से लिख देते हैं जो कि गलत है। शुद्ध कौन सा है? जो लिखा हुआ है। साथियों, ये जो दवाइयाँ शब्द है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, और जब हम नॉर्मली दवाइयाँ शब्द लिखते हैं तो इस प्रकार से दवाइयाँ शब्द लिख दिया जाता है। तो ई बड़ी नहीं लगेगी साथियों, छोटी ई की मात्रा आती है दवाइयाँ में, जबकि दवाई जो शब्द लिखते हैं इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये भी आपके गलत हुआ, ये भी आपके गलत हुआ। उज्ज्वल शब्द जो है साथियों, नहीं सॉरी, मतलब गलत क्या हुआ, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि चिन्ह शुद्ध है, दवाइयाँ शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द भी शुद्ध है, इसको गलत कैसे लिखा जाता है? एग्जाम में उज्ज्वल इस प्रकार से दे रखा होता है जो गलत है। तो यहाँ पहला, तीसरा, चौथा विकल्प तो शुद्ध शब्द है। और पुनरावलोकन, पुनः प्लस अवलोकन शब्द बनेगा आपके पुनरावलोकन। क्या बनेगा? पुनरावलोकन। तो रा नहीं र आएगा साथियों, ये गलत है। तो विकल्प नंबर 2 आपका एक अशुद्ध शब्द है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो आपके 22वां प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न किस समय पूछे जाते हैं?
पाठ के आरंभ में, पाठ के मध्य में, पाठ के अंतिम में और इनमें से सभी। तो साथियों, जो दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, इसमें हमारा एक सोपान आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न जो हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए और नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये प्रस्तावना के प्रश्न पाठ के आरंभ में ही पूछ लिए जाते हैं। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और इनमें से सभी। तो 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद में, उपरांत मतलब बाद में, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, छात्रों ने कितना सीखा है, इसकी जांच के लिए जो परीक्षण करते हैं उसको हम उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण के नाम से। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 23 में सही है। नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण मैंने कम से कम आपको 1000 बार बता रखा होगा शुरू से, जब से चैनल चलाया तब से, कि निदान में बच्चों की कमजोरियों को देखा जाता है, जबकि उपचार में उन कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो विकल्प आपके 3 प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो साथियों, बोलने की योग्यता होती है, लिखने की योग्यता होती है। जो शुद्ध वर्तनी है ये बोलने की नहीं बल्कि लेखन की विशेषता है। सुलेख भी लेखन की योग्यता है। श्रुतलेख सुनकर के लिखना, इससे भी आपके लेखन की विशेषता है। लेकिन आशुभाषण यहाँ पर जो है साथियों, ये बोलने की योग्यताओं के अंतर्गत आ जाता है, न कि लिखने की। तो 24वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो देखो, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए कैसे है साथियों? सर्वोत्तम है। यहाँ पर इसमें जिस विशेषण का प्रयोग हुआ है उस विशेषण का नाम है गुणवाचक। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। तो आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? कामिनी, नरेंद्र, धावक और यद्यपि। यद्यपि नहीं लिखा था मैंने, यद्यपि लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हुई है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 26 में चौथा विकल्प जो है उसको आपको यद्यपि मानना है। और यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि। क्या होता है? यदि प्लस अपि। यन संधि का उदाहरण है यद्यपि बनेगा। नर प्लस इंद्र शब्द बनेगा नरेंद्र। और साथियों, यहाँ पर इसमें गुण संधि है। धावक में आपके कौन सी संधि है? अयादि। लेकिन कामिनी जो शब्द है ये संधि पद नहीं है। तो 26वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? अंकित, मंडित, पुष्पित और समुचित। तो जिस विकल्प में एक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है उस विकल्प का प्रश्न नंबर 27 में चयन करो साथियों, अंकित में भी इत प्रत्यय है, मंडित में भी इत प्रत्यय है, पुष्पित में भी इत प्रत्यय है, लेकिन समुचित शब्द का निर्माण सम प्लस उचित से हुआ है। किससे हुआ है? सम प्लस उचित बराबर समुचित। तो साथियों, यहाँ पर सम उपसर्ग और उचित मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न है। राह खर्च का सही समास विग्रह क्या होगा? राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह से खर्च और राह और खर्च। तो देखो, आपने सुना होगा साथियों राह खर्च शब्द को भी। तो राह खर्च शब्द का जो सही समास विग्रह होगा वो होगा राह के लिए खर्च। क्या होगा? राह के लिए खर्च, ना कि राह में खर्च, राह से खर्च और राह और खर्च। तीनों ही यहाँ गलत है। ओनली सेकंड विकल्प ही आपके राह के लिए खर्च, राह खर्च का सही समास विग्रह है। तो
तो 28वें में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना साथियों वीडियो को, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों। देखो यहाँ पर आपको वापस बता रहा हूँ कि 5 जून के आपके मेगा टेस्ट पेपर है, दोनों लेवल का 150 प्रश्नों का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है? लालसा, कामना, अभिप्सा और तीव्र इच्छा। तो कोई भी वस्तु है जिसको प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है साथियों, उसको हम कामना नहीं कहते हैं, ना ही अभिप्सा, ना ही तीव्र इच्छा, बल्कि उसको लालसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लालसा के नाम से। तो विकल्प नंबर 1 आपके 29वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है। करुणा दूध पिला रही थी कि पंकज लगातार उसकी ओर देखता सा रहा और उसकी आंखें फिर नहीं झपकी। यह वाक्य है किसके आधार पर, रचना के आधार पर? तो सरल, मिश्र, संयुक्त और मिश्र संयुक्त। तो साथियों देखो, करुणा दूध पिला रही थी की मतलब ये मिश्र, तो एक तो यहाँ हो गया आपके कि पंकज लगातार उसकी ओर देखता सा रहा और उसकी आंखें फिर नहीं झपकी, और संयुक्त हो गया, तो ये मिश्र एवं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न 30 में सही है। यहाँ पर जो एंड स्क्रीन दिखेगी उस पर टच करके साथियों आप इसके पहले के 50 टेस्ट अटेंड कर सकते हो, पूर्णतः निःशुल्क है। तो आपके ये पेपर नंबर 51 कंप्लीट होता है हिंदी का। अब आपके 49 टेस्ट आना और बाकी है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।